गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे? ऐसी थ्योरी के बारे में ना। ओके। क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि अधिकतम मान 80 वोल्ट है तो आप आरएमएस मान और एवरेज मान ज्ञात करो। करो सर। जिस प्रकार आरएमएस के लिए धारा का सूत्र था उसी प्रकार किसके लिए होता है? वोल्टेज के लिए सेम ही होता है। तो वी आरएमएस बराबर क्या होता है भाई? वी एम बटा √2। यह क्या होगा? 0.707 गुणा वी एम। वी आर एम एस बराबर 0.707 गुणा वी एम कितना है? 80 बराबर ये क्या आ गया भाई? 56.56 वोल्ट। हो गया? गुणा कर लो। आप बताइए वी एवरेज का मान। क्या हुआ? एवरेज का मान 335। अच्छा 53 पॉइंट। ओके। हो गया भाई? ठीक है। वी आर एम एस का ये सूत्र है। वी एवरेज क्या होता है भाई? वैसे तो सूत्र है 2 VM बटा पाई। 2 VM बटा पाई बराबर क्या है? 0.637 गुणा वीएम। यानी कि
वी एवरेज का मान है 0.637 गुणा वीएम कितना है 80, तो 7 8 56, 80 लगी 5 8 3 24 और 5 कितना हो गए 29, 80 लगी 2 8 48 और 2 कितना हुए 50 मिनट। कहाँ है तुम्हारा 53? यही आया, ठीक है। मतलब 53 कैसे करने पर आएगा, कैसे भी तो नहीं आएगा। ओहो, लिख लिया भाई। ओके, अगला है यदि हमारे पास वी आर एम एस का मान 100 वोल्ट है तो अधिकतम मान बताओ कितना आएगा। ऐसे तो सवाल आएगा, ये कोई टफ सवाल थोड़ी है। ये ऐसी चल गई भाई, चल गई ऐसी। वाह, क्या है। अच्छा वो, हाँ, मैं सोचा इधर कोई छिले हुए पड़े हैं। 144 मिनट किसका आया, कैसे कर लेते हो आप है? अरे बहुत आसान है, बस आपको क्या है कि सूत्र लिखने की हिम्मत चाहिए होती है। देखो कि आरएमएस का जो आपके पास सूत्र था ना, वो है अधिकतम मान बटा √2, यही तो है। तो अधिकतम मान निकालोगे तो ये √2 इधर आ जाएगा, तो √2 गुणा वी आर एम एस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। √2 का मान क्या है 1.414, वी आर एम एस का मान कितना है 100, बराबर 141.4। सिंपल है, सही है कि नहीं है। किसी की सौरभ मीना धौलपुर वाले, रीजनिंग का रजिस्टर रह गया उनका, सीट है। कौन है सौरभ, आए नहीं। सौरभ मीना रीजनिंग धौलपुर, ब्रैकेट में जयपुर, फिर आगे और ब्रैकेट में धौलपुर। ये लिखो, यही थे एड्रेस है। फोन नंबर लास्ट में 479। हाँ हो गया। अब बाकियों से नहीं हुआ तो इसमें दिक्कत क्या है, ये सवाल में सूत्र तो वही है जो तीसरी बार करवा रहा हूं मैं। कल भी यही सूत्र चला था, पहले सूत्र पढ़ा था फिर न्यूमेरिकल किया था, आते ही न्यूमेरिकल करे, फिर भी इसमें दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ रही, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको देख के मुझे सवाल याद आया एक।
देख 4 का वर्गमूल होता है 2, ये मैं बताऊंगा भाई। 0.04 का वर्गमूल है 0.2। मेरा सवाल अब आपसे, केवल आपसे, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। आप मुझे बताओ 0.4 का वर्गमूल क्या है? 0.2 तो इसका है। जीरो, 0.2, 0.2 में 2 में क्या फर्क होता है? ये 2 और 0.2 तो एक ही होता है। कहाँ है पॉइंट इसमें? नहीं, उत्तर तो सेम ही है ना, उत्तर अलग आना चाहिए। क्या आएगा बताओ? अब बताओ, यदि ये परीक्षा में सवाल आ गए तो ये कहोगे क्या परीक्षा में बहुत कठिन सवाल आ गया? क्या कठिन है इसमें? मैं तो आपको बताऊं आपके गणित का स्तर, कि गणित का स्तर क्या है। अब आप गड़बड़ क्या बताएंगे? 4 का वर्गमूल तो मैंने कर दिया 2, 0.04 का मैंने 0.2 कर दिया। आपके पास पॉइंट लगने की जगह ही नहीं, किधर लगाओगे? और ये दोनों सही है कि नहीं भाई? आपको भी पता है। आप बताओ इसका क्या है? मैंने आपसे पूछा नहीं, जिनसे जरूरत होगी तब मैं पूछूंगा, तब तुम भी उत्तर दोगे नहीं। थोड़ी, थोड़ी मतलब क्या है? आपकी सारी कमजोरी है। 0.63 निकलेगा, कैसा निकलेगा वो निकालना आपको। और एक आपको और आइडिया देता हूं, 0.9 का वर्गमूल है जो 0.9 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? मुझे क्या पता आ रहा है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 0.09 का 0.3 होता है, 0.9 का 0.9 ही आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है। 0.9 आगे कुछ आ सकता है भाई, आगे तो कुछ आएगा ही पॉइंट। अरे कुछ भी है, मैं बोलूंगा नहीं ना, मैं केवल इतना ही बोलूंगा। अब आप सोचो कैसे आएगा। ये आपके लिए गणित का टर्म हो गई। ठीक है। आरएमएस बराबर 0.707 गुणा वीएम है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे निकालना क्या है? वीएम। हाँ निकालो ना, मुझे दिए यहाँ आरएमएस दिया हुआ ना, निकालना क्या है? वीएम। निकालो, कैसे निकालोगे? उससे यदि आप वीएम निकालोगे तो आपके पास सूत्र ये आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। वी आरएमएस का मान 100 है, 100 में भोग भाग 0.707 का दो, ले पॉइंट का काट दिया, ये पॉइंट काट दिया, ऊपर आया 1000। अब भाग दे। अब आप कह रहने दो, फिर मैं वैसे करूंगा। पहली बात, मैंने कल किसी ने पूछा था, मैंने बताया था 0.707 कैसे आया है। ये है √2, इसका मतलब है वी बट्टा √2 तो है ही है, इसे √2 से ऊपर नीचे क्या करूंगा मैं? गुणा। इसको तो गलत कहते नहीं ना, ये तो सही तरीका है। सेम संख्या से ऊपर नीचे तो गुणा कर ही सकता हूं, कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 होने पर बना वी √2 का मान है 1.414, और √2 गुणा √2 क्या हो गया? 2, बराबर क्या हो गया? गुणा 0.707। ये कैलकुलेशन करके दी ना। देखो कि यदि मैंने आपको दो सूत्र लिखाए हैं 0.707 के साथ वीएम बटा √2 लिखाया है, और मैं बार बार लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आपको भी लिखना पड़ेगा, और सवाल करने के लिए चाहिए। और नहीं चाहिए तो मैंने एक सवाल देख के दिखा दिया कि इससे आराम से होगा। 0.707 को लेके घूमोगे तो भी उत्तर आएगा नहीं। 707 का भाग कैसे दोगे? आपसे टोटल 707 का भाग आपसे इतना कोई दिया जाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? ठीक है, सवाल क्या आएगा मैं सब बता दूंगा आपको, वो चिंता ही नहीं करनी है। पहला है
I1 बराबर 40 साइन 314t प्लस 60 डिग्री। I2 बराबर है 20 साइन 314t माइनस का 20 डिग्री। फेज अंतर ज्ञात करो। सिंपल सवाल है ना भाई, जिसके पढ़े हुए होते हैं वो तुरंत फेज अंतर बता सकते हैं, नहीं तो सोचे इतना बड़ा इक्वेशन क्या ही आ गई है। 40 80, तुम्हें 40 बताने वालों को शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? जब लिखा हुआ फेज अंतर बताओ तो दो का अंतर करोगे कि नहीं करोगे? जब लिखा हुआ है फेज अंतर तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल समझो ना, आप अपने तरफ से दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ ही क्यों? फेज 1 का कितना मान है? 60 डिग्री, माइनस फेज 2 का मान क्या है? माइनस का 20 है, 20 थोड़ी ना, माइनस 20 है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 60 प्लस 20 कितना हुआ? 80 डिग्री। आपने आरएमएस पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा, अधिकतम मान पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस मान पढ़ा होगा। जब तक सवाल नहीं पढ़ा तब तक कुछ नहीं पढ़ा। सवाल पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ये कैसे लगेगा, उत्तर उसका होगा क्या। नहीं तो सूत्र याद करके घूमेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? आनंद परीक्षा में सवाल है आगे, सूत्र से होगा क्या? अरे सब निकलवा देंगे जहां जहां। इसका अधिकतम मान दिया ना, ये 40 है, ये 20 है। इसका अधिकतम मान ये 40 है, ये 20 है, तो अधिकतम मान सीधा कैसे निकलेगा धारा का? क्योंकि धारा तो दो चल रही है, तो कौन सी धारा का अधिकतम मान है? तो अधिकतम मान वाला केस बन नहीं रहा ना इधर। केस जो जो बनेगा मैं बताता जाऊंगा, आप चिंता ही मत करो। आई बराबर 40 साइन 200 पाई टी में एक तो आई आरएमएस बता दो और एक आवृत्ति बता दो, दो चीज पूछिए। आप कैपेसिटर इंडक्टर पढ़ गए हो कि नहीं पढ़ गए हो? $28.28। 100 हर्ट्ज है।
सबसे पहली बात है कि आपको तुलना करनी पड़ेगी। आई बराबर क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइव को देख के घबराना नहीं, इधर फाइव का मान नहीं है तो जीरो है। ठीक है, आई एम का मान कितना आया? 40। आई एम का मान 40 आया तो आई आर एम एस क्या आएगा? 0.707 गुणा 40 बराबर आई आर एम एस का मान क्या आ गया? 28.28। इधर देखो ओमेगा है, ओमेगा टी, इधर है 200 पाई टी। तो बताओ तुलना करने पर ओमेगा बराबर क्या आया? 200 पाई। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ये ओमेगा का सूत्र है। ये बराबर क्या हुआ? 200 पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 एफ बराबर 200। तो बताओ एफ बराबर क्या हुआ? 200 बटा 2 बराबर कितना हट जाया? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है, तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तकलीफ हो गई तो ठीक बात नहीं है, अच्छी चीज है, क्यों तकलीफ हो। अब मैं आपके उस वैल्यू पे आता हूं जो फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर कहलाती है। देख लेते हैं क्या है वो। ठीक है, ओके। अरे लो लिखो, कल पढ़ के तो आए ना। नहीं पढ़ गए तो क्या है, कुछ नहीं होगा, आपका ही नाम डूबेगा और मेरा ही डूबेगा। काहे तेरी बात है नहीं, थारो डूबी जन मारो डूबी, थारो नाम तेरी तो मारो तेरी। पढ़ गया हो फायदा रहेगा। लिख लिया? ओके। अब देखो कि हेडिंग डालो फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इंग्लिश में फॉर्म फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं रूप गुणांक या आकृति गुणांक। रूप गुणांक या आकृति गुणांक, यही होता है। ओके। फॉर्म फैक्टर कहते किसे हैं? तो फॉर्म फैक्टर कहते हैं आरएमएस मान बटा औसत मान। आरएमएस मान बटा औसत मान। आरएमएस मान का सूत्र ऐसे आप लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लो धारा के लिए लिखते हैं तो आई आरएमएस बटा क्या लिखेंगे? आई एवरेज। सही बात है। आई आरएमएस का सूत्र मैंने आपको क्या लिखाया है? एक तो मैंने लिखा आई एम बटा √2, लिखा कि नहीं लिखा? और एक आई एवरेज का क्या लिखाया? 2 IM बटा पाई। IM से IM क्या हुआ? कैंसल। आपकी गणित थोड़ी सी अच्छी है तो पता चलेगा पाई कहां जाएगा? ऊपर, और ये √2 का आएगा नीचे। तो ये हुआ पाई बटा 2 √2, और इसमें पाई में 2 √2 का भाग दोगे तो मान क्या आएगा? 1.11।
तो आप 1.11 याद मत रखना, केवल याद ये भी रखना इसमें भाग देने पर आया है पाई बटा 2√2, ये क्या है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 1.11, पूरा निकाल दिया। तो फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात। बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो आई आरएमएस बट्टा आई एवरेज। आई आरएमएस का सूत्र लिखा था आई एम बटा √2, आई एवरेज का लिखा था 2 IM बटा पाई, आई एम से आई एम कैंसिल, पाई गया ऊपर, √2 गया नीचे, पाई बटा 2√2 यानी 1.11। ये किसकी वैल्यू है फॉर्म फैक्टर की। ठीक है, फॉर्म फैक्टर के बाद में हमारे पास एक और आता है जिसका नाम है पीक फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर को हम कहते हैं शिखर गुणांक या चरम गुणांक, पीक अधिकतम गुणांक जो भी कह सकते हो, लेकिन इसका एक और इंग्लिश में नाम है, इसको क्रस्ट फैक्टर भी कहा गया है। कौन सा फैक्टर कहा गया, क्रस्ट फैक्टर। अब पीक फैक्टर बराबर होता क्या है, पीक फैक्टर बराबर होता है अधिकतम मान बटा आरएमएस मान। अधिकतम मान बटा अधिकतम मान व आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाएगा पीक फैक्टर। अधिकतम मान हमारे पास क्या है आईएम, आरएमएस मान क्या है आईएम बटा √2, आईएम से आईएम कैंसिल, √2 कहां जाएगा ऊपर, और √2 का मान क्या होता है 1.414, ये हो गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गया फॉर्म फैक्टर और दूसरा कौन सा फैक्टर है पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को रूप गुणांक या आकृति गुणांक भी कहते हैं, करो नोट। लिख लिया भाई, ओके जल्दी करो जल्दी करो।
हो गया। ओके, अब देखो कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के कर्व होते हैं या वक्र होते हैं, उसके हिसाब से पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, अधिकतम मान, आरएमएस मान क्या क्या होंगे वो सारा देखना है। ठीक है, हमने अभी तक जो भी देखा वो सब किसका देखा? साइनोसॉइडल का। मैं सभी की तुलना करके लिख रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। साइनोसॉइडल वेव, हिंदी में कहते हैं ज्यावक्रीय तरंग। एक इसका एवं पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर है ना भाई, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, इन दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। तो इनकी कंडीशन क्या है सभी देख लेता आराम से। हाँ, इसके बाद में हम देखेंगे अर्ध तरंग रेक्टिफायर की। जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाई। और इसके बाद एक और कंडीशन देखेंगे, जो देखेंगे डीसी वेव, यानी डीसी तरंग एवं स्क्वायर वेव। वर्गाकार तरंग, इन सभी की कंडीशन हमें देखनी है। जो हमने अभी तक देख रखी है वो सब कंडीशन किसकी है? साइनोसॉइडल की। फिर भी एक बार वापस लिख देता हूं। जैसे पूछे आई आर एम एस का मान क्या है, तो मैं कहूंगा आई एम बटा रूट 2। पूछे आई एवरेज का मान क्या है, तो मैं क्या कहूंगा 2 IM बटा पाई। पूछे फॉर्म फैक्टर का मान क्या है, तो भाग दूंगा, और भाग देने पर मेरे पास आएगा क्या, तो पाई बटा 2√2 बराबर क्या आएगा? 1.11। पीक फैक्टर यदि ज्ञात करना है तो पीक फैक्टर में पीक वैल्यू में आरएमएस का भाग दूंगा, तो मेरे पास आएगा क्या? √2, यानी 1.414। ये मैंने सब कुछ लिखा वो साइनोसॉइडल वेव का लिखा। साइनोसॉइडल का पूछे या फुल रेक्टिफायर का पूछे, यही रहेगा। अर्ध तरंग रेक्टिफायर का पूछे तो पहली बात तो इसका आई आर एम एस का मान आई एम बटा √2 नहीं है, आई एम बटा 2 है। और आई एवरेज का मान जो है 2 IM बटा पाई नहीं है, केवल IM बटा पाई है। और इस कारण इसमें जो फॉर्म फैक्टर का मान निकल के आएगा, फॉर्म फैक्टर तो हमारे पास क्या होता है? आरएमएस बटा एवरेज। इसमें भाग दोगे तो पाई बटा 2, यानी कि 1.57। और पीक फैक्टर का मान जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो पीक फैक्टर का मान आएगा 2। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यदि डीसी वेव या स्क्वायर वेव को पूछे तो यहां पर क्या होता है? अधिकतम मान, आरएमएस मान और एवरेज मान, और तीनों ही मान क्या होते हैं भाई? बराबर। आई आरएमएस बराबर आई एवरेज बराबर अधिकतम मान। तो यहां इस केस में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होगा? 1। और पीक फैक्टर का मान भी कितना होगा? 1। तो इसलिए
यदि आपको परीक्षा में सवाल आए डीसी तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना है, क्या बताओगे? 1। अर्ध तरंग रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना है? 1.57। ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर मान कितना है? 1.11। तो केवल 1.1 याद नहीं रखना है, आगे सवाल में भी देख लेना किसका पूछा हुआ है, इसलिए मैंने सभी का बताया है और सबके पूछे होते हैं। इसलिए आपको क्या है कि सबको बाय डिफॉल्ट 1.11 याद होता है, तो आप फिर दूसरा देखते ही नहीं है, इसलिए आराम से नोट करो। है ये मान कैसे निकल गया? ये आधी तरंग के द्वारा सोल्व करना पड़ता पहले उस इक्वेशन से, जो मैंने इक्वेशन लिखी तो थी, सोल्व नहीं कराई। आई एवरेज की क्या लिखी? आई बराबर 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, उसमें वैल्यू रखते हैं फिर सोल्व करते हैं तब आता निकल के। है हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ सवाल क्या से पूछना है? दोनों दोनों क्या है? हाँ हाँ। एक ही कर दिया कर दिया कर दिया, मैंने गलत थोड़ी किया। तुझे क्या लगता है मैं पढ़ाया हुआ हूं? तुम क्या देखते हो नहीं, फिर सीधा इधर आते हो। मैं बताता हूं आपको, ये डीसी है, तकलीफ है कोई? नहीं है। अब बताता हूं दूसरी बात, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। जब मैं औसत मान लूंगा तो मैं आधी तरंग के द्वारा लूंगा। कितनी तरंग लूंगा बताओ? आधी तरंग है तो डीसी की तरह हो गई कि नहीं हो गई? आधी तरंग है तो केवल ऊपर हाई हाई वैल्यू है कि नहीं है? मैंने बताया रखा नहीं बता रखा कि भाई मैं सममितीय जो भी आकृति होगी उसकी औसत वेव
आधी तरंग द्वारा ज्ञात करता हूं, बताया? आधी तरंग कर लिया। अब आधी तरंग में बताओ, ये आधी तरंग है, तो बताओ इसमें डीसी में एसी में क्या अंतर आया? ये वैल्यू भी आई एम है, तो ये भी क्या है? आई एम। बराबर है कि नहीं है? बराबर है। अब कहा कि यदि आरएमएस लेते हैं तो आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या चला जाएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। प्लस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो दोनों की स्क्वायर सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये है प्लस का 5, ये है माइनस का 5। प्लस का 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25। माइनस के 5 का स्क्वायर भी क्या आएगा? प्लस का 25। मामला तो बराबर ही आ रहा है, अलग क्या है? केवल तरंग का रूप ही अलग अलग है। इसलिए इसमें अधिकतम मान, आरएमएस मान और औसत मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा तो आप वहां पर गए, एसी और डीसी, एसी और डीसी तो इधर ही हो गई, ये एसी है ये डीसी है। ये क्या है? रेक्टिफायर क्या होते हैं? डीसी है, पल्स सेटिंग डीसी। लिख लिया भाई? क्या हुआ? ठीक है, नहीं तरंगों में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप मेरे से पूछोगे तो क्लियर होगा। आपस में दोनों यानी 2 घंटा माथा फोड़ी करो तो भी ये नहीं निकल सकता है। पीक फैक्टर है सब में लिखा, वही तो है। यहाँ आता था क्या? अभी तक बात मैंने 6ठी बार लिखा है, उससे पहले भी तो 5 बार आपने लिखा ही है। लिख लिया? ओके। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं लीडिंग और लेगिंग के। उससे पहले आता है इन फेज और आउट फेज। नाम तो सुना? ठीक है। इन फेज, इन फेज का मतलब है समान फेज। इन फेज का मतलब क्या है? समान फेज। यानी फेज अंतर कितना है? 0 डिग्री। फेज अंतर कितना है? उसे कहते हैं इन फेज। एक होता है आउट फेज। आउट फेज का मतलब है बाहरी फेज। एक है आउट फेज। ये समान फेज नहीं है, इसमें फेज अंतर होता है। बाहरी फेज, बाहरी फेज में फेज अंतर है 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। आप गणित में पढ़ते हैं कि 3 से 7 के बीच में न 3 काउंट होता है न 7 काउंट होता है। 3 से 7 तक में 3 और 7 दोनों काउंट होते हैं ना। संख्याओं का बेसिक लॉजिक यही है ना। यदि आपको कहे 10 से 20 के बीच में, तो न तो 10 काउंट होगा न 20 काउंट होगा, इनके बीच में जो है वही काउंट होगा। 10 से 20 तक में दोनों होता है। तो 0 से 360 डिग्री बीच, न तो 0 डिग्री बात हो रही है न 360 के बाद भी बात हो रही है। 0 के बाद में 360 से पहले कोई भी डिग्री आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? आउट फेज। ठीक है, तो हम देखते हैं तरंग के द्वारा। ये इन फेज है आउट फेज है? इन फेज है।
बताओ, ये इन फेज है, आउट फेज है? ये आउट फेज है, और ये दोनों इन फेज है। आउट फेज इसमें कोई नहीं है, क्योंकि आपको लगा कि ये आउट हो गया। ये आयाम है, मैंने कल भी समझाया था। मैंने कहा इधर जो चलता है उसे आयाम कहते हैं, इधर जो होता है समय। समय वाली लाइन में क्या था? आवर्ती। आवर्ती में क्या आएगा? फेज। तो ये तो सात में शुरू हुआ, सात में वापस जीरो आया, सात में वापस क्या आया? जीरो। सात में बढ़ रहा है, सात में जीरो रहा है, सात में ही घट रहा है। इसमें आयाम अलग अलग है, इसमें आयाम सेम है, लेकिन फेज तो दोनों में क्या है? सेम। तो फेज अंतर इसमें क्या आएगा? 0 डिग्री। फेज अंतर तो है ही नहीं, आपकी मन की मन में रह गई, आपको लगा सही बता दिया। आराम से देखो तरंगों को, तरंग तो समझ में आनी चाहिए, बिना तरंग तो हम क्या ही बताएंगे ना। एक ये है, ये क्या है? ये आउट फेज है। आप कहेंगे इन दोनों तरंगों के बीच में क्या है? फेज है। फेज कितना है? फाई। अब इसे कहते हैं आउट फेज। ठीक है। ये क्या, इन फेज है, आउट फेज है? ये आउट फेज है। ये यहां से वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, इसमें यहां से वैल्यू ऊपर बढ़ रही है। अंतर कितना है? 180 डिग्री का। इसमें फेज अंतर कितना डिग्री है? 180। जब इसमें प्लस में बढ़ रही है तो इसमें क्या जा रही है? माइनस में। इसमें माइनस जा रही है, इसमें क्या जा रही है? प्लस में। तो अंतर कितना डिग्री? यहां से यहां तक अंतर है ना, ये ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसे यहां बढ़ रही है, तो अंतर कितना है? 180। तो ये फेज अंतर 180 डिग्री। 180 डिग्री फेज अंतर होता है, उसे कहते हैं इनवर्ट फेज। क्या कहते हैं? या फेज व्युत्क्रम कह दो या इनवर्ट फेज कह दो। एक वैल्यू प्लस की तो दूसरी क्या आएगी? माइनस की। ये इनवर्ट फेज कहलाता है। और ये फेज कितना भी हो सकता है, 0 से 360 के बीच में फाई। ये आउट फेज है दोनों, और ये दोनों क्या है? इन फेज। अब बढ़ो, तरंग बना लेना। बिना तरंग ये समझ में आती नहीं ना चीजें।
इधर आ गया। बाहर से क्या पंचायती कर रहा है? तो साइलेंट कर रहा है तो शीशे दे कर लेना, दो चार आदमी चाहिए कि उधर से बैठ। लिख ले भाई, इन पेज और आउट पेज। वो टेस्ट वाला पेपर है क्या? दे, दिखा तो सही, एक दे मुझे तो। आधे घंटे का टेस्ट तो लें, पढ़ गए हो? कुछ तो पता करें क्या पढ़ गए हो। वाह भाई वाह। पेपर तुम्हें पता नहीं कौन सा है? अच्छा पेपर है, बांट दो सबको। पढ़ा? आप जो पढ़ गए हैं वही है। टोटल सवाल 30 हैं। दो या तीन वो सवाल मिलेंगे जो आप साहित्यक पढ़ के नहीं आए हैं, साहित्यक कंफर्म नहीं, साहित्यक। बाकी वही है जो आप पढ़ के आए हैं, यदि पढ़ा है तो। दो तीन अलग हैं, जैसे इसमें एक आध सवाल आ गए, टोरोइड क्या है। फटाफट तो पढ़ गए हो तो टेस्ट का फायदा मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं। हाँ, नहीं पढ़ गए हो तो उबाशिया लोगे बैठे बैठे वैसे भी। अरे नहीं पढ़ के आए हो तो इसमें भी मैं आगे बताऊंगा, कोई काम आएगा नहीं। मुझे पता है ना ऐसी थ्योरी में, आपको क्या पता आगे क्या क्या है। तो मुझे पता है ऐसी थ्योरी में आगे क्या क्या। फटाफट तो, कहाँ है पेपर है? हेलो, इधर आओ। पेपर कितने हैं? पेपर टोटल लेके आओ। कितने पेपर? जब पीछे से देना शुरू कर। ये ले, कितना ले जा, पीछे जा। लो बांटो, एक एक लेते जाओ, आगे देते जाओ। और इधर वाला लो, एक एक लेते जाओ, ऐसा करके आगे देते जाओ। फटाफट देते, 10 10 20 20 पकड़ा देना, एक एक का पकड़ाएगा, आधा घंटा तो वैसे ही हो जाएगा। हेलो मिस्टर मनोज, 10 10 20 20 लाइन में सीधे ही पकड़ा दे और आगे बढ़े। इसको तेरे अक्ल नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं 10 10 20 20 पकड़ाना सीधे। हाँ, फटाफट जल्दी से, बस फटाफट हो। ये गए पेपर। पेपर कोई एक्स्ट्रा रखना मत अपने पास। एक्स्ट्रा जिसने पेपर रखा उसका मैं एक और टेस्ट लूंगा। हम आपको ऑनलाइन वालों को भी प्रोवाइड कर देंगे भाई क्वेश्चन शीट। होल नंबर 7 में जो टेस्ट हो रहा है वो ऑनलाइन वाले बच्चों को अपडेट कर दो, पीडीएफ। ठीक है ना, जल्दी कर देना तुरंत ही। ओके, ऑनलाइन वाला हो जाएगा अभी आपके अपडेट में। मिल गए सबको पेपर? नहीं मिला हाथ खड़ा करो। ये इतने इनको नहीं मिला, वहां से ले जाओ भाई, एक्स्ट्रा पड़े वहां ले लो। ये देख, कितना भाई, 1 मिनट में पेपर बांट दिए। अरे आंसर शीट दादा कर तो सही तू। आंसर शीट तो आराम से आ जाएगी। क्या ही? कहीं गलती से आंसर शीट तो नहीं आ गई तुम्हारे पास? ठीक है।
अब ओमार बांट दो आराम से तुम, ठीक है। कोई आवाज करना मत भाई, खुद से सोल्व करो जितना हो सके, आराम से करो सोल्व। और क्लास को तो भले ऑनलाइन क्लास को तो ये एंड कर दो। ऑनलाइन वालों आपके ना 2 मिनट के अंदर अंदर पीडीएफ है जो टेस्ट की अपडेट हो जाएगी। तो ये जो क्लास चल रही है उसके नीचे ही पीडीएफ आप चेक कर लेना, वहां पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ओके, एंड कर दो।